तरकीब। बहू गरिमा को आए हुए महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं क्यों चेहरे पर नूर नजर ही नहीं आता था। शायद किसी बात से नाराज है, हर पल यही प्रतीत होता था। सास रमा जी ने कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर हर बार गरिमा टाल जाती थी। रमा जी भी यह सोचती रह जाती कि क्या पता अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसीलिए शायद बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रही है और चुप चुप रहती है। एक दिन अचानक बिना बताए ही गरिमा को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से रमा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद रमा जी ने अपने बेटे वीरेश से कहा, बेटा क्या बात है, बहू चुप चुप ही रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो, कोई बात है तो क्या है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, वीरेश ने जवाब दिया। शायद मेरी गलतफहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। ठीक है, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर वीरेश अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब वीरेश घर आया तो देखा रमा जी उदास बैठी हैं। उन्हें यूं उदास देखकर वीरेश ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? वीरेश के सवाल पर रमा जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले, मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई, और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? वीरेश रमा जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जीव हूँ, तेरे पापा नहीं हैं, भला इतने बड़े कमरे का मैं क्या करूँगी, इसीलिए बड़ा कमरा तू ले ले और तेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे। अरे माँ, रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं, वैसे भी गरिमा है नहीं, वो क्या सोचेगी, और लोग गरिमा के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया। वीरेश हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रमा जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन वीरेश के पीछे पड़कर उन्होंने कमरे शिफ्ट करवा दिए। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो रमा जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफे आए हैं वो भी यहीं कमरे में रख ले। उनकी बात सुनकर वीरेश बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, पड़े रहने दो ना, बाहर मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे पर हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे हैं, उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर वीरेश एक पल के लिए चुप हुआ, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा क्या? अचानक से वीरेश के सवाल को सुनकर रमा जी झेप गई, फिर बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे गरिमा और वीरेश के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन वीरेश जब घर आया तो गरिमा आ चुकी थी। वीरेश को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गरिमा का भी कुछ दिन आने का पहले मूड नहीं था। अक्सर वीरेश नोटिस करता था कि गरिमा और रमा जी के बीच में अजीब सा तनाव था, दोनों खुलकर बात नहीं करती थी। फिर कुछ दिनों बाद गरिमा दोबारा मायके गई। उस दिन भी वीरेश शाम को लौटा तो रमा जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। वीरेश ने फिर इसका कारण पूछा तो रमा जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में ही शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूँ तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अरे तुम्हें किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही रमा जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वो क्या मुझे दिखता नहीं है? तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे, बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि वीरेश कुछ पूछता, रमा जी ऐसा कहकर रसोई में वीरेश के लिए चाय बनाने चली गई। अब वीरेश के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है, जब भी गरिमा मायके जाती है तभी माँ ये सब अजीब क्यों जिद करती हैं? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब गरिमा घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वहीं सोफे पर रमा जी का फोन पड़ा हुआ था। वीरेश ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को गरिमा की मम्मी का फोन आया हुआ था। विदे
वीरेश को सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। उसने दोबारा रमा जी से पूछा भी, पर वो टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण वीरेश को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन वीरेश जब घर लौटा तो वाकई वो देखकर हैरान रह गया कि गरिमा मायके से आ गई है। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती तो आखिर वीरेश पूछे किससे। गरिमा से बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है, वो क्या करना चाहती है मैं क्या कहूँ। इसके आगे वीरेश भी कुछ ना कह सका। पर शक का कीड़ा तो दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में तब बदल गया जब कुछ दिन बाद गरिमा वापस मायके गई। इस बार रमा जी ने वीरेश से गरिमा के दहेज में आया हुआ टीवी गरिमा के कमरे में लगाने को कहा। इस बार वीरेश बिगड़ गया। ये क्या है माँ, आखिर ये क्या लगा रखा है आपने। जब भी गरिमा मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती हो, इसका यहाँ सेट करो उसको वहाँ सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में, बताते क्यों नहीं हो आप। वीरेश को इस तरह चिल्लाते देखकर रमा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारा घर न बसे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। रमा जी की बात सुनकर वीरेश हैरान हो गया। फिर बड़े प्यार से रमा जी से बोला, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है। रोते रोते रमा जी ने जो बात कही सुनकर वीरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटा पहले वादा कर, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। मैं अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना, तेरे पापा भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे वृद्धा आश्रम में मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करती हूँ, पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ कैसी कैसी बातें कर रही हो, जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा आपको, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं बेटा हूँ आपका, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ। ये घर आपका है, जिस दिन आपको ऐसा लगे मुझे घर से निकाल देना। जब रमा जी को वीरेश की बातों पर विश्वास हुआ तब जाकर रमा जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब गरिमा का भाई उसे अचानक लेने आया था और वो मायके गई थी तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसको उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद गरिमा की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि गरिमा ने ही उसे फोन करके बुलाया था। समधन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रख कर क्या करेंगी। लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छा का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरा सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तू मेरा कमरा ले ले। कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब गरिमा दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है, लेकिन यह भी मेरी गलतफहमी ही साबित हुई। गरिमा वहां पहुंची और थोड़ी देर में ही उसकी माँ का फोन आ गया। कहने लगी कि गरिमा को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और बेटा आपका लिहाज करता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने बैठ जाती हो, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब होती है। देखिए समधन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सांस बनी है, पर मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समधन जी ने तुम्हारा ही नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसीलिए मैंने पूजा घर भी अपने कमरे में शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक एलईडी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते रमा जी जोर जोर से रोने लगी। वीरेश खूब देर तक माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब वे चुप नहीं हुई तो वीरेश उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भर ले आया और रमा जी को देकर चुप कराते हुए बोला,
क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिर रमा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समधन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने एलईडी मेरी बेटी के दहेज में यह सोचकर दी थी कि मेरी बेटी दामाद एलईडी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वो लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो एलईडी हॉल में लगवा दी। मेरी बेटी दामाद की मूवी की जगह इस पर आपके सत्संग चलते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर से ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें या फिर आपको वृद्धाश्रम छोड़ आएं। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनामी मेरी बेटी हो जाएगी। अब तू ही बता बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती? अब तो जब भी समधन जी का फोन आता है या गरिमा मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूंगी। पर सच कहूं तो अब मुझे बहुत डर लगता है। कहते कहते रमा जी के हाथ कांपने लगे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर वीरेश अपनी माँ पर तरस तो गरिमा और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वीरेश रमा जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक बार तो सोचा भी कि तुझसे पूछ लूं। फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। रमा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत हो माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्द ही करूंगा। वीरेश की बात सुनकर रमा जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो। मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, उसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। इन बातों से रमा जी को तो काफी हिम्मत मिली थी। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर वीरेश ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। दूसरे दिन जब रमा जी उठी तो देखा वीरेश जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद रमा जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटा चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। रमा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने तीन लोग खड़े थे। रमा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम, हमें वीरेश भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद वीरेश बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में रमा जी बोली, वीरेश कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है? मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है? माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन
तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी रमा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर वीरेश उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर रमा जी से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर वीरेश ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर रमा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर वीरेश बोला, अरे माँ क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस अब आप हिम्मत बनाए रखना, कहकर वीरेश अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद वीरेश अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाजा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। गरिमा की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। वहीं खुद गरिमा और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे वीरेश जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, वीरेश जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। वीरेश ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। वीरेश की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर गरिमा की माँ ने कहा, दामाद जी कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर वीरेश बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में सब हैरान रह गए और फटाफट बाहर निकलकर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो गरिमा के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही गरिमा कभी अपनी माँ को तो कभी वीरेश को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करते हैं देख गरिमा की मम्मी बोली, दामाद जी ये क्या हरकत है, आप भला सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ यह सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। गरिमा के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है, मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वीरेश हाथ जोड़कर समझाते हुए बोले, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में गरिमा की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी? बस यही सासू माँ कि अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती, उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। वीरेश की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजरें भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि वीरेश को सब पता चल चुका है और इस बार समधन भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में गरिमा भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी, ना कि उसकी बात सुनकर वीरेश बोला, अच्छा बैठकर भी बात होती है क्या? मुझे तो पता नहीं था क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात मानी नहीं तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे। अब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब गरिमा से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको गरिमा और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो,
आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था। उसका घर न टूटे इसीलिए ससुर जी हाथ जोड़कर वीरेश से बोले, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हुआ, पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़कर देखकर वीरेश ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते हुए देखा, तब जाकर मैंने यह कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस वीरेश के घर भिजवा दिया और खुद गरिमा और अपनी पत्नी को लेकर वीरेश के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा इसका आश्वासन भी दिया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।